नमस्कार, मैं हूं नीलू। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आ रही है। आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। धामी सरकार 2.0 का पहला विधानसभा सत्र है। सुबह 11 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। आज ये पेश होगा लेखा अनुदान, करीब 21,000 करोड़ का बजट होगा। तो आज लेखा अनुदान पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र आज से शुरू है। बताया जा रहा है पहला विधानसभा सत्र है धामी सरकार का। सुबह 11 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत इसकी हो जाएगी सत्र की। आज ही पेश होगा लेखा अनुदान और करीब 21,000 करोड़ का बजट इस बार उत्तराखंड का होने वाला है। तो विधानसभा सत्र आज से शुरुआत इसकी होने वाली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धामी सरकार 2.0 का पहला विधानसभा सत्र है जो सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज पेश होना है लेखा अनुदान और बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड का बजट है इस बार का करीब 21,000 करोड़ का होगा। तो लेखा अनुदान आज पेश किया जाएगा। धामी सरकार 2.0 का ये विधानसभा सत्र है। सुबह 11 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और आज ही पेश होगा लेखा अनुदान। करीब 21,000 करोड़ का ये बजट रखा गया है। हालांकि अभी तक पोर्टफोलियो जो मंत्री हैं उनको नहीं मिला है, विभाग का बंटवारा नहीं किया गया है। सर, आज पहला सत्र है पंचम विधानसभा का, कैसे आप देख रहे हैं, क्या तैयारी है सर? नहीं, सारी तैयारियां पूरी हैं और आज लेखा अनुदान जो बना है वो आज विधानसभा में प्रस्तुत होना है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय का अभी अभिभाषण होगा, उसके बाद शाम को लेखा अनुदान प्रस्तुत होगा। सर, पहली बार नेता विपक्ष नहीं होंगे, आपको नहीं लगता है कि आप सतह पर दिखने लगी है विपक्ष की चीजें? अभी चलाएंगे हम लोग, सब लोगों को मिला जुला के पक्ष विपक्ष सब मिलकर चलाएंगे। मंत्रिमंडल का सर इंतजार कब खत्म करा रहे हैं आप? सब काम चल रहा है, अभी जल्दी पोर्टफोलियो भी आ जाएगा। तो धामी 2.0 का आज से सत्र आज से शुरू होने वाला है और आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, लेकिन बिना विपक्ष के नेता के पहुंचे हैं जो लोग हैं कांग्रेस के। बिना नेता के विधानसभा पहुंचा है विपक्ष। बताया जा रहा है कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, तिलकराज बेहड़, विधायक भुवन कापड़ी, सुमित हृदयेश भी विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी को उम्मीद है इससे सदन शुरू होने से पहले भी हो सकती है नेता प्रतिपक्ष की घोषणा, लेकिन इस वक्त तक अभी तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस के विधायक जरूर पहुंचने शुरू हो गए हैं विधानसभा में। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, तिलकराज बेहड़, ये सभी लोग अब पहुंच चुके हैं विधानसभा। जी का अभिभाषण होना है और अभिभाषण के बाद कल और परसों 2 दिन सत्र होगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद हम तमाम कांग्रेस के साथी बैठेंगे और कल और परसों इन विषयों को जो है सदन के अंदर प्रमुखता से उठाना है। देखिए, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम सब जो हाईकमान का निर्णय उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करेंगे और उनका पूरा साथ निभाएंगे। देखिए, अभी सत्र शुरू नहीं हुआ है, सत्र का टाइम 11 बजे है। जब 11 बजे तक लीडर अपोजिशन नहीं हो तो तब आप लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि फायदा होगा करके। तो 11 बजे तक मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि कल उसकी बैठक हो गई है और उसको अनाउंस होना ही बचा। तो आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। बताए लेखा अनुदान आज पेश किया जाना है और इस पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, विधानसभा सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा मंत्रियों का नहीं हुआ है। हालांकि लेखा अनुदान आज पेश होने वाला है, तो इसको लेकर किस तरह की सरगर्मी है? क्योंकि हमने अभी पुष्कर सिंह धामी को भी सुना, उन्होंने कहा कि इस बार बिशन सिंह चुफाल से बात कर रहे हैं। सुनील, जरा सुनते हैं उनको। उसमें लेखा अनुदान प्रस्तुत होगा और कल इस पर चर्चा होगी। इस बार सर जो मंत्रियों का प्रोफाइल है, ये पहला सेशन ऐसा होगा जब मंत्री होंगे लेकिन उनके पास प्रोफाइल नहीं होगा, उनके विभाग नहीं बांटे गए अभी तक। क्या लगता है आपको, क्यों ये देरी हो रही है? जल्दी से जल्दी हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। तो नीलू, आप सुन रहे थे बिशन सिंह चुफाल को, और जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस बार का जो सेशन होगा अपने आप में एक विशेष और अनोखा सेशन होगा कि जहां मंत्री तो होंगे लेकिन उनके पास विभाग नहीं होंगे, बिना विभाग के मंत्री होंगे। विपक्ष होगा लेकिन विपक्ष के पास नेता सदन नहीं होगा, यानी कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा।
स्पीकर की सीट पर पहली बार कोई महिला बैठी होगी, तो राज्यपाल जब आज सदन में आएंगे तो राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उनका भी ये पहला अभिभाषण होगा। तो कई मामलों में जो ये सेशन है, जो विधानसभा का सेशन है, अपने आप में एक अनोखा सेशन होने वाला है। पहले सुबह 11 बजे के आसपास राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेंगे, उसके बाद स्पीकर उनके अभिभाषण का पाठ करेंगे और आफ्टर लंच लेखानुदान बजट आज पेश होने वाला है सदन में। बिल्कुल, अपने आप में वाकई अनोखा है सुनील, क्योंकि ना तो विपक्ष के नेता को चुना गया है, ना ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो को बांटा गया है। ऐसे में ये देरी क्यों हुई? क्योंकि विधानसभा सत्र आज से शुरू होना था, तो दिक्कत कहाँ आई, देरी क्यों हुई? क्योंकि सब कह रहे हैं कि हो सकता है, विपक्ष कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा जैसे सत्र की शुरुआत होती है। तो क्या इतनी हड़बड़ी में सब कुछ हो जाएगा क्या? बिल्कुल नीलू, जिस तरह से विपक्ष को ये उम्मीद है कि 11 बजते बजते भी वहाँ पर विपक्ष अपने नेता का चुनाव कर सकता है, दिल्ली से उनको इसकी नाम की घोषणा हो सकती है। मेरे साथ विधायक खजान दास मौजूद हैं। सर, जो इस बार का जो सेशन है, इसमें मंत्री तो हैं लेकिन मंत्री के पास प्रोफाइल नहीं है, उनका पोर्टफोलियो नहीं बांटा गया है। आखिर ये देरी क्यों हो रही है? देखिए, बहुत सारे आज ये नया इतिहास एक रचने जा रहा है। न्यूज़ 18 ने सुबह भी इसका बाकायदा खुलासा किया है। जैसा अभी नेता प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी है, किंतु अभी तक नहीं हो पाया। हो सकता है कि इस पीरियड में कुछ वो करें, इसलिए बहुत से एक नया इतिहास बनेगा। अभी की जो हमारी ये 5वीं विधानसभा गठित हो रही है, इसमें एक नए आयाम हो चुके हैं। बीजेपी के अंदर क्यों देरी हो रही है मंत्रियों को विभाग बांटने में? देखिए, ये देरी नहीं होनी चाहिए थी, ये 2-3 दिन के अंतराल में हो जाना चाहिए था, किंतु मुख्यमंत्री जी का ये विवेक होता है, उसमें मेरे ख्याल से पता नहीं न जाने किस कारण से ऐसा विलम्ब हुआ है, जबकि विलम्ब नहीं होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज कल में इसको बंटवारा करेंगे। तो नीलू, आपने देखा विधायक खजान दास को, आपने सुना कि मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा हो रहा है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए थी, ये विधायक भी मानते हैं। लेकिन जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री बहुत फूंक कर, बहुत सोच समझकर, मंथन के बीच विभागों का बंटवारा करेंगे। जो उम्मीद है, ये मानी जा रही है कि जो पुराने मंत्री हैं, 5 इस कैबिनेट में पुराने मंत्री हैं, 3 लोगों को नई जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। तो जो पुराने मंत्री हैं उनको उनके विभाग फिर से दिए जा सकते हैं, यानी कि रिपीट किए जा सकते हैं। तो जो नए मंत्री हैं उनको लेकर भी मंथन चल रहा है कि किस ठीक है, मंत्रियों के विभागों को लेकर तो चर्चा हो रही है। और जिस तरह से खजान दास सिंह जी भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, जल्दी से जल्दी इस पर हम कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे और बहुत जल्दी पोर्टफोलियो का बंटवारा भी मंत्रियों के बीच में हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पाई है, प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। क्या कोई चेहरा निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, या फिर इसमें भी कला है? सुनील। देखिए नीलू, बिल्कुल कांग्रेस अब भी एक मत नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे कि आप देखिए मुख्यमंत्री भी सदन की ओर जाते हुए, उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर राज्यपाल भी पहुँचने वाले हैं। जो तमाम विधायक और विपक्ष के जो नेता हैं वो सदन में पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री अभी अपने कार्यालय की ओर जा रहे हैं और उसके बाद वो सदन में आएंगे राज्यपाल के साथ ही। स्पीकर पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो तैयारियाँ हैं सेशन की, वो शुरू हो चुकी है और ठीक 11 बजते ही सेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सवाल ये कर रही थी सुनील कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं, तो कांग्रेस में कोई एक नाम पर सहमति बनी है या फिर अभी भी लग रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए नीलू, कोई सहमति नहीं बनी है। अभी हमने भुवन कापड़ी, जो खटीमा से विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत की। पिछली सरकार में जो नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह, उनसे भी बातचीत की। तो सहमति नहीं बनी है। इतनी जरूर है कि कांग्रेस की जो कल मीटिंग हुई है उसमें हाईकमान को इसका जिम्मा सौंप दिया गया है कि हाईकमान जिस भी नाम पर मोहर लगाएगा उस पर सारे विधायक एकमत होंगे। कांग्रेस के जो तमाम विधायक वो पहुँच चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का न होना ये अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस जब सदन में होगी तो उसके पास नेता नहीं होगा जो उनकी बात मुखरता के साथ रख सके, या जिसकी बात पर पूरे नेता, पूरे विधायक कांग्रेस के लामबंद हो सके। हालांकि भुवन कापड़ी का ये कहना था कि 11 बजे तक इंतजार कीजिए, हो सकता है कि 11 बजे तक ही कांग्रेस अपने जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी घोषणा कर दे। चलिए, इतना वक्त इंतजार किया सुनील, थोड़ी देर का इंतजार और कर लेते हैं, देखते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता कोई चुना जाता है कि नहीं। लेकिन अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए, बीजेपी कह रही है कि हाँ ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई एक नाम है जिसको लेकर कहीं पेच फंस रहा है, या किसको कौन सा विभाग मिलना है, कुछ इस बारे में खबर मिल पा रही है क्या?
देखिए पेंच तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो पुराने मंत्री हैं वो चाहते हैं कि उनके विभाग रिपीट किए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहते। मुख्यमंत्री इसको बहुत सोच समझकर विभागों का बंटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट होगी वो सरकार का एक चेहरा होगा जिसको अगले 5 सालों तक जो विकास योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना होगा, उसका आउटपुट देना होगा। इसी के मद्देनजर विभागों का भी फैसला किया जाएगा। हालांकि आपने गणेश जोशी को भी कल सुना, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि गणेश जोशी चाहते हैं उनके पास पिछली सरकार में सैनिक कल्याण मंत्रालय रहा है, उनको सैनिक कल्याण मंत्रालय दिया जाए। सुबोध उनियाल जो सीनियर मिनिस्टर है इस कैबिनेट के, उनके पास पिछली सरकार में कृषि मंत्रालय रहा है, लेकिन उनकी नज़र इस बार पावर सेक्टर पर है, उनकी नज़र इस बार टूरिज्म डिपार्टमेंट पर है। लेकिन टोटल में मुख्यमंत्री को ही फैसला करना है कि वो अपने किस मंत्री को कौन सा दायित्व दें। ये भी चर्चाएं हैं कि जो हैवी वेट जो डिपार्टमेंट रहे हैं पिछली सरकार में, खासकर सतपाल महाराज की मैं बात करूं तो उनके पास PWD था, टूरिज्म डिपार्टमेंट उनके पास था। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो बीजेपी हाईकमान सोचता है कि सतपाल महाराज उस हिसाब से जो डिपार्टमेंट उनके पास थे वो आउटपुट नहीं दे पाए टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी और लोक निर्माण विभाग से भी। तो ये भी हो सकता है कि दोनों डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट इस बार सतपाल महाराज से हटा लिया जाए। खासकर PWD का जो विभाग है ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिस पर ठीक है, तो कुछ फेरबदल विभागों में किया जा सकता है। सुनील, क्या कांग्रेस के कोई नेता वहां पर आसपास दिखाई दे रहे हैं जिनसे बातचीत हो पाए? देखिए कांग्रेस नेता अभी तो मौजूद नहीं है। सबसे पहले जब यहाँ पर आगमन शुरू हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सभी कांग्रेस के कक्ष में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भुवन कापड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हल्द्वानी से सुमित हृदय हैं, वो तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब सदन में देखना होगा कि बिना नेता के कांग्रेस का क्या रोल सदन में रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने के लिए। तो ये पहला मौका होगा कि विधानसभा सत्र शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया और साथ ही मंत्रियों का विभाग का बंटवारा भी अब तक नहीं हो पाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो सका है। उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा सत्र के बीच में ही मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए जाएंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार कई मंत्री अपने पसंदीदा विभागों को लेकर संवेदनशील है। वहीं सीएम धामी विभागों के बंटवारे को लेकर किसी दबाव में आने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। खबर यह है कि सीएम मंत्रियों के तजुर्बे, उनकी पुरानी परफॉर्मेंस और बीजेपी आलाकमान से सलाह मशवरा करने के बाद ही विभागों को फाइनल देंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त टैबलेट योजना की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी पर एक्शन हुआ है। सीएम धामी थे नाराज, हटाई गई सीमा जौनसारी। टैबलेट का पैसा सीधे स्टूडेंट्स के खातों में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से यह नाराजगी मुख्यमंत्री में दिखाई दी। कई स्कूलों में प्रिंसिपल के खातों में पहुंचा था पैसा। 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई थी योजना। RK कुंवर को बनाया गया है शिक्षा निदेशक का चार्ज मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर प्रिंसिपल के खाते में पैसा पहुंचा था बच्चों को देने के लिए, और इस मामले में अब गाज भी गिरी है अधिकारी पर। और उत्तराखंड में सरकार कोई भी हो, नौकरशाही का दबदबा बरकरार रहता है। लेकिन अब धामी 2 सरकार में लगाम कुछ कसती हुई दिखाई दे रही है। तो हैरानी की बात नहीं है, देखिए जरा ये रिपोर्ट। धामी 2 सरकार भले ही अभी पूरी तरह अपनी फॉर्म में नहीं आ पाई हो, लेकिन तेवर समझने वालों की समझ में जरूर आने लगे होंगे। इसकी नजीर है धामी सरकार के मंत्री एक स्वर में इस बात को कह रहे हैं कि विभागीय मंत्रियों को सचिवों की CR लिखने का अधिकार दिया जाए, ताकि अफसर अपनी मनमानी ना कर पाए। निश्चित रूप में बहुत आवश्यक है। और पहली कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई कम से कम मंत्री अपने सेक्रेटरी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये प्रक्रिया पहले थी, माननीय तिवारी जी के समय में थी, अब प्रक्रिया वो रोक दी गई, फिर इसको बहाल करना होगा। मेरा खुद का भी यही मानना है कि जो अधिकारी आपके साथ काम कर रहा है उसकी ACR लिखने का अधिकार मंत्री का ही होना चाहिए। और हमने ये बात ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाली है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको इसमें फैसला दिखेगा। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि सरकार को जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है और इसके लिए अधिकारियों को काम तो करना ही पड़ेगा, ताकि योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। यदि उन्होंने कहा है तो स्वाभाविक रूप से बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि ब्यूरोक्रेसी को जो
जैसा हम लोग बार बार हम भी कभी कभी महसूस करते थे, तो अधिकारियों को काम तो करना पड़ेगा। धामी सरकार के मंत्रियों के ये तेवर नौकरशाही को जरूर बेचैन कर सकते हैं। धामी 2 सरकार की पहली ही कैबिनेट में अफसरशाही पर चर्चा से संकेत मिल रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर की तर्ज पर मंत्री, मैनेजर तो ब्यूरोक्रेट्स कर्मचारी की भूमिका में ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का बयान देने वाले अकील अहमद पर कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने अनुशासन तोड़ने के आरोप में कार्रवाई की है। अकील अहमद ने कहा कि मैं उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर दम दूंगा। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है अकील अहमद को। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी और अब अकील अहमद ने कहा है कि भले उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन मैं उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर भी दम दूंगा। और चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद को पार्टी ने 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। इसके साथ ही पार्टी का एक वर्ग कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रीतम सिंह पर हमलावर है। नेता अकील अहमद की फोटो ढूंढ कर सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, जिसमें वो देवेंद्र यादव और प्रीतम सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चुनाव के दौरान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया था और इस मुद्दे में सबसे ज्यादा आरोप हरीश रावत पर लगे थे। हालांकि रावत बार बार सफाई देते रहे कि इस मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उत्तर प्रदेश वाले बुलडोजर की गर्जना इन दिनों हल्द्वानी में भी सुनाई दे रही है, लेकिन इस बुलडोजर को लेकर बीजेपी शासित नगर निगम और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए हैं। हल्द्वानी नगर निगम का ये बुलडोजर इन दिनों शहर के चौक चौराहों और बाजारों में खूब गरज रहा है और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर रहा है। आज मंडी से लेकर 3 पानी तक का जो क्षेत्र है वह कवर किया जा रहा है। दोनों तरफ जितनी भी दुकानें हैं उनको जो दुकानों का निश्चित साइज है, जितने उनके नक्शे पास हैं, जितना उनका एरिया है, उसी के अनुरूप लाया जा रहा है। यदि नक्शे से अतिरिक्त किसी के द्वारा कच्चा निर्माण किया जा रहा है तो उसको मौके पर ही हटा दिया जा रहा है और जो पक्का निर्माण है उसके लिए नोटिस देने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। चुनाव के बाद शहर में चल रहे नगर निगम के इस बुलडोजर की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस को निगम की एक कार्रवाई रास नहीं आ रही। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक तो इसे बदले की कार्रवाई तक करार दे रहे हैं। अब ऐसी सफाई अगर आपको करनी थी और इतने अगर आप मॉरल स्टैंडिंग के व्यक्ति थे तो आपको चुनाव से पहले 1 महीने पहले ये करते तो हम भी कहते कि नहीं यार अच्छी बात है। आज जो ये करा जा रहा है ये गरीबों को ऐसे समय में जब आर्थिक संकट चरम पर है परेशान करने के अलावा कोई चीज नहीं। दरअसल हल्द्वानी में बीजेपी के मेयर जोगेंद्र रौतेला को ही विधायक का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस की कद्दावर नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस निगम की कार्रवाई के बहाने मेयर को घेर रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और कोविड के दौरान शुरू हुई फ्री राशन स्कीम में कुछ बिचौलिए कैसे गड़बड़ झाला कर रहे हैं, इसका नमूना दिखा उत्तरकाशी के बड़कोट में, जहां पर महंगे चावल के दाम में घटिया चावल सप्लाई किया जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी राशन में गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। यहाँ बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को खराब चावल मिलने की शिकायत आई है। दरअसल विकासनगर के सरकारी गोदाम से जौनसार, चक्राता, टिहरी, उत्तरकाशी में राशन सप्लाई होती है, लेकिन उत्तरकाशी के बड़कोट में खराब चावल मिलने को लेकर लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। लोगों का कहना है कि राइस मिल से टैग लगे चावल अच्छे हैं, जबकि बिना टैग लगे बोरों में खराब चावल आ रहे हैं। 2-3 महीने में एक बार हमको इस तरह का चावल देखने को मिलता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। जब हम लोग रिटेलर से इस चीज़ के लिए बोलते हैं तो उनका कहना होता है कि आगे से इस तरह का चावल आ रहा है। वहीं अब मामला बढ़ने पर अधिकारियों का कहना है कि मामले में 3 सदस्य कमेटी गठित की है, जिसने चावल के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। देखिए, एक शिकायत आई थी जिसपे जो है जिला प्रशासन जो बड़कोट हैं, एसडीएम बड़कोट के संज्ञान में आया होगा, तो उन्होंने उसके कुछ सैंपल्स भिजवाए हैं जांच के लिए।
और सैंपल हमें प्राप्त हो गया है और उसकी तकनीकी रूप से जांच कराई जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम विभागीय अधिकारियों का होता है, लेकिन अधिकारियों का लापरवाही और बिचौलियों की मनमानी से इस योजनाओं को पलीता लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से मुकेश भट्ट के साथ भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।